नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, आज का हमारा जो शिक्षा शास्त्र का पार्ट है उसमें हम भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं क्या, इसके बारे में सामान्य से हम बात करें तो आप ये कहें कि बालकों की भाषा सीखने की प्रवृत्ति और भाषा की जो प्रकृति है, बालकों की भाषा सीखने की प्रवृत्ति और भाषा की प्रकृति, इनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने जो आधारभूत नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों को कहा गया है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। फिर से सुनिए, भाषा की प्रवृत्ति, बालकों की भाषा सीखने की प्रवृत्ति और भाषा की जो प्रकृति है, भाषा की जो विशेषताएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने जो आधारभूत नियम बनाए हैं उन्हीं आधारभूत नियमों को भाषा शिक्षण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये नियम शायद सामान्यतः हम बात करें तो भाषा शिक्षक जो हैं, जो बालकों को भाषा सिखा रहे हैं, उन भाषा शिक्षकों के लिए बनाए गए नियम हैं। तो वे जो सामान्य शिक्षण के सिद्धांत हैं वे कौन कौन से हैं उनके विषय में हम चर्चा करते हैं, जिनमें आप स्वाभाविकता का सिद्धांत कह सकते हैं, रुचि का सिद्धांत कह सकते हैं, अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत कह सकते हैं, सक्रियता का सिद्धांत है, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत है, क्रम एवं अनुपात का सिद्धांत है, मौखिक कार्य का सिद्धांत है, समवाय का सिद्धांत है, एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत है, भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत है। अपन ये जो बात करें, ये सारे जो सिद्धांत हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और अपने जो टॉपिक का नाम है वह है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो इसके विषय में ध्यान दें कि भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना गया है। ये तो हम जो है पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। भाषा अनुकरण और अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है, ये भी हम जानते हैं। संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक भाषा मानी गई है। क्यों है? क्योंकि इसकी रचना जो शैली है अन्य भारतीय भाषाओं की रचना शैली से भिन्न मानी गई है। ठीक है। संस्कृत भाषा व्याकरणनिष्ठ भाषा है, इसमें व्याकरण की प्रधानता है, इस अपन के व्याकरणनिष्ठ भाषा भी है। अब ये जो भाषा है, इस भाषा में शिक्षण हेतु आधार स्वरूप कई नियम बताए गए हैं, जो जिनमें अपन शिक्षण कराते हैं उन शिक्षण के दौरान जिनका ध्यान रखना होता है। और ये जो आधारभूत नियम बनाए गए हैं वे ही आधारभूत नियम भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहे गए हैं। अब ये जो हम बात करें भाषा शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत हैं वे कौन कौन से हैं, इसके विषय में यदि हम नाम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें, एक तो है स्वाभाविकता का सिद्धांत, इसी प्रकार रुचि का सिद्धांत आ गया, क्रियाशीलता का सिद्धांत आ गया। क्रियाशीलता के सिद्धांत के साथ एवं क्रियाशीलता एवं इसी को हम नाम देंगे कौन सा, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत है, इसी को हम कह सकते हैं अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, आप ये कहेंगे। इसी प्रकार सक्रियता का सिद्धांत आ गया, मौखिक कार्य का सिद्धांत है। फिर उसके बाद आगे चले तो अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत आ गया, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत आ गया, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत है, समवाय का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत और अंत में हम बात करें तो एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत। ये कुल आपके जो भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं, इनसे संबंधित जो अपने सिद्धांत माने गए हैं वे ये हैं। अब इनसे संबंधित यदि हम प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न सामान्यतः अधिकांशतः तो ये आता है कि निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है, कौन सा नहीं है। एक तो इस तरीके का प्रश्न आता है। दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, इन सिद्धांतों की जो प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं में से कुछ प्रश्न आते हैं। तो चलिए एक एक सिद्धांतों की हम डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके जो सिद्धांत दिया गया है वह है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत की हम बात करें तो आप इसमें सबसे पहले बस इतना ध्यान रख लें, बालकों की भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण बालक जो है अपने परिवार की भाषा, अपनी मातृभाषा सहजता के साथ सीख जाता है। फिर दूसरी बात, भाषा शिक्षण का जो स्वाभाविक क्रम माना गया है उसमें अपन ने कहा कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ये एक स्वाभाविक क्रम है। यदि भाषा सीखने की यही स्वाभाविक क्रम है तो शिक्षण कराते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शिक्षण के दौरान जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी क्रियाकलाप होंगे, उनमें ये क्रम होना चाहिए कि बालक का पैसे सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, लिखना, इसी क्रम से जो है उनके कौशलों का विकास हो सके। तो देखिए, और एक बात और, ये जो स्वाभाविकता का सिद्धांत है इसी सिद्धांत को प्रकृतिवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, भाषा सीखना जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण बालक जो है अपनी मातृभाषा सरलता से सीख लेता है।
भाषा सीखने की बालकों की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? जन्मजात। यहाँ पर क्या है, भाषा सीखने की प्रवृत्ति कैसी होती है? जन्मजात होती है। और यही अपन बात करें कि भाषा सीखने की जो क्षमता है बालकों में शैशवावस्था में तीव्र होती है। इसी काल में बालक अपने किसी न किसी भाषा को शीघ्रता से सीख जाता है। और इसी का आधार बताया गया है कि बालक अपनी मातृभाषा को जो है वो सहजता से सीख जाता है। इसी क्रम में हम बात करें, जैसे जैसे बालक का संपर्क क्षेत्र बढ़ता है वैसे उसकी मौखिक ज्ञान जो है भाषा का वो भी अधिक हो जाता है। बालक अपने संपर्क में आने वाले वातावरण और समाज की स्वाभाविक रूप से उस भाषा को सीख जाता है। इसी प्रकार हम बात करें भाषा सीखने व सिखाने के लिए जो भाषा के 4 कौशल माने गए हैं, इन 4 कौशलों का स्वाभाविक क्रम, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि स्वाभाविक क्रम है वो भी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है। और अगर यही स्वाभाविक क्रम है तो इसी क्रम के आधार पर बालकों को भाषा सिखानी चाहिए। तो फिर ध्यान दें, शिक्षण का ये जो क्रम है इसी क्रम में अपनाने हेतु शिक्षक को इस बात को ये ध्यान रखना चाहिए, मतलब स्वाभाविकता का सिद्धांत यदि हम अपना रहे हैं और भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम यदि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है तो सीधी सी बात है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में संस्कृत में वातावरण बना दिया जाना चाहिए, जिसे दैनिक बोलचाल के सरल सरल संस्कृत वाक्यों का प्रयोग कक्षा कक्ष में और कक्षा के बाहर किया जाना चाहिए। संस्कृत संभाषणों का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, बालक संस्कृत को सुनेंगे, बोलेंगे आदि यदि ये कार्य करेंगे तो उसका जो स्वाभाविक क्रम है ना सुनना बोलना वो क्रम से होता रहेगा। इस प्रकार हमें ये सामान्य क्रियाकलाप करने चाहिए। इसी के साथ हम कहें तो संस्कृत के सरल श्लोकों का पाठ, बाल गीतों का आयोजन कराना चाहिए। शिक्षक द्वारा स्वयं संस्कृत में वार्तालाप करना चाहिए। छात्रों को श्लोक और सूक्तियाँ कंठस्थ करने के लिए कहा जाना चाहिए और शुद्ध उच्चारण का जो है अभ्यास करवाया जाना चाहिए। ये सामान्यतः जो प्रक्रियाएं हैं आप इस सिद्धांत के अंतर्गत अपना सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 की हम बात करते हैं रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में ये बात होती है कि बालक की जिस विषय में सर्वाधिक रुचि होती है, जिस विषय में सर्वाधिक रुचि होती है उसी विषय को पढ़ने के लिए बालक अब सबसे अधिक स्वतः ही प्रेरित होने लगता है। इसलिए अध्यापक का ये कर्तव्य है कि यदि बालकों के विषय में रुचि नहीं है तो वे बालकों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करें। अब इस विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, जो पद्य पाठ होते हैं उनको गा करके सुनाया जाता है, गीत शैली में सुनाया जा सकता है। कहानी के जो पाठ हों उनको रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षण के दौरान श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सकता है। ये सारे कार्य जो हैं आप इस रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत कर सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं पिनसेट महोदय ने ये कहा है कि जब तक बालकों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का कार्य जो है वो सर्वोत्तम कार्य भी नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि बालकों की विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर देनी चाहिए ताकि बालक उस विषय को पढ़ने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो जाएं। तो चलिए देखते हैं रुचि के सिद्धांत में। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जिस विषय में छात्र की अधिक रुचि होगी वह उसे पढ़ने के लिए उतना ही अधिक क्या होगा, प्रेरित होगा। संस्कृत भाषा में इस सिद्धांत का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि संस्कृत भाषा जनसाधारण या बोलचाल की भाषा न होने के कारण व्याकरण के नियमों में बंधी हुई एक जटिल भाषा है। यदि संस्कृत शिक्षण को रोचक नहीं होगा तो छात्र उसमें रुचि नहीं लेंगे। इसलिए हमें ये चाहिए कि शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों की संस्कृत में रुचि उत्पन्न करे। अब रुचि उत्पन्न कैसे की जाए, यदि बालकों की कार्य में रुचि नहीं होगी तो उसे करना वो सरल अपने का जिस कार्य में रुचि नहीं है उसे करना अधिक सरल हो जाता है। अब रुचि होती है तो सरल होगा, रुचि नहीं है तो वो सरल नहीं होगा। प्रेरणा का अधिगम स्तर भी बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब बालकों में रुचि होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात कहें, बालकों में प्रेरणा अधिगम का स्तर कब बढ़ता है, रुचि होती है तो। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह पाठ को रुचिकर एवं आकर्षक बनाए। यदि पाठ को रुचिकर और आकर्षक बनाया जा रहा है तो बालक स्वतः ही जो है उस भाषा को सीखने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी एग्जाम में ये प्रश्न आया था और ये प्रश्न ये पूछा गया था कि द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, ये पिनसेट की किताब का नाम है और इन्होंने ये कहा है कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। ये प्रश्न आपके जो है 2021 में रीट की एग्जाम में पूछा गया था। ये कोटेशन दिया गया था कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। यह कथन किसका है, पिनसेट महोदय का। और पिनसेट महोदय की पुस्तक का नाम क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। ये पिनसेट की किताब का नाम है। ठीक है,
अब अपन बात करें संस्कृत पढ़ने में छात्रों की जितनी अधिक रुचि होनी आवश्यक है, उतनी ही रुचि शिक्षक की स्वयं की भी होनी आवश्यक है। इसलिए दोनों जब रुचि लेकर के कार्य करेंगे तो बालक स्वतः ही उस विषय को पढ़ने हेतु प्रेरित हो जाएगा। अब रही बात ये कि छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो छात्रों में विषय रुचि उत्पन्न करने के लिए दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें जैसे अंत्याक्षरी है, वाद विवाद है, भाषण है, निबंध लेखन है, सहस्वर वाचन है आदि से संबंधित जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका आयोजन करके शिक्षण कार्य को रोचक बनाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हम बात करें नवीन पाठ को, नया जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ में विविधता लाई जानी चाहिए। अंत्य कथाओं एवं प्रसंगों के द्वारा संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। श्यामपट्ट का यथोचित प्रयोग करके छात्रों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ये प्रश्न भी आपके आया हुआ प्रश्न ही है। फिर उसके बाद संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको रोचक शैली में, रोचक शैली बोले तो कौन सी शैली, गीत शैली में, गीत शैली में सहस्वर वाट के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार कहानी जो आदि हैं उनको भी आप रोचक ढंग से प्रस्तुत करके बालकों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपका रुचि का सिद्धांत। इसी के साथ आप कहें यदि आपको अवसर मिले तो अवसर के अनुसार क्रीड़ा विधि का प्रयोग किया जा सकता है। कथा शिक्षण के पाठों को, कहानी के पाठों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार हम बात करें संस्कृत में गद्य व पद्य पाठों की व्याख्या सरल संस्कृत भाषा में की जा सकती है और छात्रों के साथ स्नेह व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, स्नेह व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो करके तथा पुरस्कार आदि दे करके भी बालकों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ये सामान्य से कुछ अपने गतिविधियां हैं जिनके द्वारा हम बालकों में उस भाषा के प्रति विषय रुचि उत्पन्न करके उनको भाषा सीखने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धांत। क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धांत ये कहता है कि करके सीखना बालकों के लिए सरल होता है। बालक जिस किसी कार्य को स्वयं करके सीखते हैं वह बालक उनके लिए, वह जो कार्य है उनके लिए उतना ही अधिक सरल हो जाता है। और अभ्यास, क्रियाशीलता अभ्यास जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं क्योंकि अभ्यास में ही क्रियाशीलता निहित है। इसीलिए अभ्यास के सिद्धांत को ही क्रियाशील सिद्धांत के विषय में कहा गया है। अभ्यास के विषय में पतंजलि हैं वो 3 बातों को स्वीकार करते हैं। 3 बात वे कहते हैं कि अभ्यास रुचिपूर्वक होना चाहिए, अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए और अभ्यास के प्रति जो बाधक तत्व हैं उन बाधक तत्वों के प्रति वैराग्य की भावना होनी चाहिए। तो पतंजलि अभ्यास के विषय में 3 बातों को स्वीकार करते हैं, रुचि, निरंतरीय और वैराग्य। अब यदि आप किसी भी भाषा में निरंतर अभ्यास करवाएंगे किसी भी, तो क्योंकि देखिए एक बात इसको ऐसे समझे, भाषा एक विज्ञान होने के साथ एक कला भी है और किसी भी कला में अगर आपको निपुण होना है, दक्ष होना है तो उसमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। इसलिए संस्कृत भाषा यदि आप बालकों को सिखा रहे हैं तो हमें चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि वह बालकों से निरंतर अभ्यास कार्य करवाए और छात्रों को क्रियाशील रखे, प्रश्नोत्तर आदि पूछते हुए उनको क्रियाशील रखे। क्योंकि बालक अभ्यास के दौरान जितना अधिक क्रियाशील होगा उस समय क्या गया अधिगम कार्य जो है वो उतना ही अधिक प्रभावी होगा और स्थायी होगा। तो यही सिद्धांत है अपना क्रियाशील सिद्धांत। इस क्रियाशील सिद्धांत का दूसरा नाम जो है वो यह है व्यावहारिक प्रयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत को व्यावहारिक प्रयोग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। भाषा विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है। किसी भी कला में दक्षता प्राप्त है तो उसमें निरंतर अभ्यास एवं व्यावहारिक प्रयोग की क्या है, व्यावहारिक प्रयोग की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करें संस्कृत भाषा शिक्षण में भी अभ्यास एवं पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। अभ्यास के सिद्धांत के अंतर्गत संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए उच्चारण, पठन, लेखन आदि कार्य का निरंतर अभ्यास किया जाना आवश्यक है। एच पामर महोदय ने, ये कोटेशन याद रखना है, एच पामर महोदय ने कहा है कि भाषा सीखना एक स्वभाव बनाने की प्रक्रिया है और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी नई आदतें बनाते हैं। मतलब निरंतर अभ्यास के द्वारा नवीन आदतों का निर्माण भी होता है। उसके बाद अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि ने 3 बातें स्वीकार की हैं। पतंजलि ने कौन सी बातें स्वीकार की हैं? नंबर 1 रुचि, नंबर 2 निरंतरीय, नंबर 3 वैराग्य। थार्नडाइक ने कहा है कि क्या कहा है कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास जो है अभ्यास पर ही निर्भर है। ये थार्नडाइक का कोटेशन है। थार्नडाइक ने कहा कि भाषा जो है वो क्या है, भाषा एक कौशल है और इस कौशल का विकास तभी हो सकता है जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे। ये सामान्य सी बातें आप विशेष ध्यान रखेंगे।
संस्कृत शिक्षण में इस सिद्धांत को अपनाते समय कौन सी बातों का हम ध्यान रखें? तो अभ्यास एवं क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कक्षा शिक्षण में संस्कृत माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 1, कठिन ध्वनियों को तथा शब्दों का शुद्धोच्चारण सहित वाचन करने का अभ्यास करवाना चाहिए। जटिल वाक्यों का उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए और संस्कृत व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को शुद्ध करवाया जा सकता है। ये सामान्यतः इसमें ध्यान रखें। इसके अलावा जो है संस्कृत में अपने भावों की अभिव्यक्ति करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। संस्कृत की उक्तियों, यहाँ पर आप इन उक्तियों का मतलब यहाँ पर क्या आ गया? सूक्ति। संस्कृत की उक्तियों, मुहावरों आदि का ज्ञान करवाया जा सकता है। संस्कृत पद्य का सहस्वर वाचन करवाने का अभ्यास करवाया जा सकता है। छात्रों में अर्थ ग्रहण की क्षमता को विकसित करने हेतु उनके सामने सरल अंशों को प्रस्तुत करके उनका अभ्यास करवाया जा सकता है। ये अभ्यास कार्य हो गए। फिर हम बात करें संस्कृत भाषा में अधिगम को स्थायी करने के लिए, जो आप बालकों को जो भी भाषा सिखाना चाह रहे हैं उस अधिगम को स्थायी करने के लिए मौखिक और लिखित अभ्यास किए जाने चाहिए। तो अभ्यास कार्य 2 प्रकार से किया जा सकता है, मौखिक अभ्यास भी किया जा सकता है और लिखित अभ्यास भी किया जा सकता है। अभ्यास के सिद्धांत में क्रियाशीलता निहित है, इसी कारण इस अभ्यास के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? क्रियाशील सिद्धांत कहा जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। बालक किसी भी काम को करके सीखता है, ये बात इसमें ध्यान देंगे। किसी भी काम को करके सीखता है, उसे करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। करके सीखना सरल व शीघ्र होता है, ये ध्यान रखें। करके सीखना बालकों के लिए सरल होता है और शीघ्र होता है, इसलिए बालक को अधिकाधिक भाषा प्रयोग और अभ्यास के अवसर प्रदान करने चाहिए। इन बातों को आप इस सिद्धांत के अंतर्गत ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्रियाशीलता के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षक बालक की पूर्वार्जित भाषा योग्यता, अर्थात जो बालकों का पूर्व ज्ञान है, पूर्वार्जित भाषा योग्यता, सुनकर समझने की शक्ति अर्थात अर्थग्रहण की क्षमता और शब्द भंडार, अर्थग्रहण की क्षमता, स्वतंत्र रूप से विचारों की अभिव्यक्ति की योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए अभ्यासों की रचना करें। मतलब बालकों का पूर्व ज्ञान कितना है, उसकी अर्थग्रहण क्षमता कैसी है, ठीक है, उसने पहले कितना ज्ञान प्राप्त कर रखा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर बालकों से अभ्यास कार्य करवाना चाहिए। बालकों की भाषा संबंधी स्वाभाविक रुचि और शक्ति को भाषा अध्ययन के प्रति सक्रिय और जागरूक बनाएं। मतलब बालकों की जो है उसकी स्वाभाविक रुचि कैसी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनकी भाषा अध्ययन के प्रति सक्रिय वो कैसे रखें, इन सब का ध्यान हमें शिक्षण के दौरान रखना चाहिए। ये सामान्य सी बातें जो हैं आपके वह हैं अभ्यास एवं क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत। उसके बाद नंबर 4 पर आता है सक्रियता का सिद्धांत। देखिए सक्रियता का सिद्धांत का मतलब सरल सा है, क्रियाशीलता और सक्रियता लगभग समान सी है। शिक्षण के दौरान जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय होंगी उतना ही अधिगम जो है अधिक होगा, और इंद्रियां जितनी सक्रिय होती हैं मानसिक विकास की गति भी जो है उतनी ही अधिक बढ़ती है। यही प्रश्न सिर्फ यहाँ से एक प्रश्न आता है, आपके सीधा सा तरीका ध्यान रखें। भाषा शिक्षण में सक्रियता अनिवार्य है, क्यों? सक्रियता द्वारा मानसिक विकास की गति जो है वो क्या होती है, मानसिक विकास की गति जो है वो तीव्र होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सक्रियता के द्वारा मानसिक विकास की गति तीव्र, ये प्रश्न आपके रीट में आया हुआ है। प्रेरणा के माध्यम से बालकों को सक्रिय रखने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। अब प्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सरल संस्कृत विचारों को बोलने हेतु प्रेरित करो, विषय में विविध प्रश्न पूछने के अवसर दो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित। यहाँ पर देखिए, एक तो प्रश्न पूछने के अवसर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के अवसर, और पुस्तकालय में सरल संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार बालकों की प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। फिर नंबर 5 पर आता है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम के सिद्धांत में सीधा सा याद रखें, आपने भाषा शिक्षणों का जो क्रम पढ़ा था भाषा शिक्षण के जो कौशल हैं उन कौशलों का जो क्रम पढ़ा था, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आ रहा है, ये उनका एक सही क्रम है, निश्चित क्रम है। अनुपात की हम बात करें तो देखिए, किसी भी कार्य को जब किया जाता है तो उससे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जब कार्य किया जाता है तो पहले क्या निर्धारित होते हैं? उद्देश्य। अब जो उद्देश्य निर्धारित होते हैं उन उद्देश्यों में जो उद्देश्य हम सबसे पहले बनाते हैं उसका क्रम और उसकी विषय वस्तु का क्रम है शिक्षण के दौरान पहले रखना चाहिए। जिस उद्देश्य को हम बाद में चाहते हैं उस उद्देश्य से संबंधित विषय वस्तु का क्रम बाद में होना चाहिए। जो उद्देश्य छात्रों में आप अधिक चाहते हो
उसकी प्राप्ति बालकों में अधिक चाहते हो तो उससे संबंधित विषय वस्तु का अनुपात अधिक, और जिस उद्देश्य की प्राप्ति बालकों में अपेक्षाकृत हम कम चाहते हैं उससे संबंधित विषय वस्तु का अनुपात भी है वो शिक्षण के दौरान अपेक्षाकृत कम होना चाहिए। एक तो ये। दूसरे, क्रम के सिद्धांत में आप ये सीख रहे हैं, जब भाषा सीखी जाती है तो भाषा के दो पक्ष होते हैं, मौखिक पक्ष और लिखित पक्ष। तो क्रम के सिद्धांत में आप ये ध्यान रखें, सुनना और बोलना पहले आता है, पढ़ना और लिखना बाद में आता है। तो क्रम के सिद्धांत में इस बात का ध्यान रखना, पहले मौखिक पक्ष भाषा का, पहले मौखिक कार्य, उसके बाद में लिखित कार्य को अपनाना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, सभी स्तरों पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमेशा पहले ज्ञात विषय और फिर उसके बाद में अज्ञात विषय, यानी सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस विषय वस्तु का क्रम का ध्यान रखते हुए फिर बालकों को शिक्षण कार्य कराना चाहिए। यही है अपना क्रम एवं अनुपात का सिद्धांत। देखिए, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ग्रहण एवं अभिव्यक्ति होता है, ये बात तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अतः भावों के ग्रहण और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास आवश्यक है। ग्रहण एवं अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए पहले कौन सा कार्य, पहले ग्रहण में पहले मौखिक कार्य तत्पश्चात लिखित कार्य, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा गया है कि अनुपात एवं क्रम के सिद्धांत के अनुसार पहले कौन सा कार्य होना चाहिए, मौखिक कार्य होना चाहिए, उसके बाद में कौन सा कार्य होना चाहिए, लिखित कार्य होना चाहिए। संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में उचित अनुपात रखा जाए, साथ ही उद्देश्यों पर भी क्रमानुसार बल दिया जाना चाहिए, उद्देश्यों पर भी क्रमानुसार बल दिया जाना चाहिए। कैसे? जिस उद्देश्य की पूर्ति पहले आवश्यक हो उस पर पहले बल दो, और जिसकी पूर्ति बाद में आवश्यक हो उस पर बाद में। इसी प्रकार विविध पक्षों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए प्रत्येक अंग पर क्रमानुसार बल दिया जाना चाहिए। प्रत्येक अंग का मतलब है, यदि आप बालकों में सुनना कौशल पहले विकसित करना चाहते हैं तो सुनना कौशल की गतिविधियां उन पर पहले बल दो। आप बोलना बाद में चाहते हैं तो बोलने से संबंधित गतिविधियां उनको बाद में अपनाओ। इस तरीके से आप यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे करें, प्रत्येक स्तर पर ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर मौखिक कार्य अधिक कराना चाहिए तथा माध्यमिक स्तर पर आप जाएं तो पाठ्य पुस्तक व उसके आधार पर व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए, और उच्च स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन एवं रचना कार्य अधिक करवाना चाहिए। इस क्रम का आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद इस सिद्धांत से संबंधित ध्यातव्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मौखिक कार्य अधिक से अधिक करवाएं, शुद्धोच्चारण का अभ्यास करवाएं, शब्द भंडार में वृद्धि करें, श्लोक को कंठस्थ करवाएं, सहस्वर वाचन विराम चिन्हों भाव सहित वाचन करने का अभ्यास करें, शुद्ध लेखन का अभ्यास, अनुवाद एवं रचना का अभ्यास। तो पहले सुनने से संबंधित, फिर बोलने से संबंधित, फिर पढ़ने से संबंधित और फिर लिखने से संबंधित, इस प्रकार एक क्रमबद्ध तरीके से क्रम के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। उसके बाद अगला सिद्धांत है मौखिक कार्य का सिद्धांत। मौखिक कार्य के सिद्धांत में सीधी सी बात है, बालकों से पहले मौखिक कार्य कराओ, उसके बाद में लिखित कार्य। और भाषा सीखने की अगर बालकों की प्रवृत्ति यह है कि वह भाषा को सुन सुन करके सीखते हैं, तो प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों को चाहिए कि वह बालकों से अधिकाधिक मौखिक कार्य करवाएं। इसी सिद्धांत को मौखिक प्रवचन का सिद्धांत इस नाम से भी जाना जाता है। भावाभिव्यक्ति का प्रथम रूप क्या होता है? मौखिक ही होता है। भाषा में ग्रहण के साथ अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। बालक श्रवण के बाद भाषण करता है तो पहले ग्रहण पक्ष आ रहा है, फिर उसके बाद में बोलने का अभिव्यक्ति पक्ष आता है। इसी प्रकार श्रवण और भाषण दोनों जो हैं वो कौन से रूप में स्वीकार किए जाते हैं? मौखिक रूप में। यहीं पर आप एक आंख बात कहें, भाषा जो है भाषा में जो अभिव्यक्ति के रूप में मौखिक अभिव्यक्ति का भाषा का श्रेष्ठ प्रतिमान है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके ये आया था, भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कर्ण और जिह्वा से, ये वाला कर्ण और जिह्वा से यदि भाषा शिक्षण की प्रवृत्ति है तो कर्ण का मतलब तो सुनना और जिह्वा का मतलब बोलना, सुनना और बोलना, इनके माध्यम से भाषा शिक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। अतः मौखिक कार्य द्वारा ही भाषा शिक्षण आरंभ करना चाहिए। शेषवा अवस्था में बालक सर्वप्रथम भाषा को सुनता है और जैसे सुनता है अनुकरण करते हुए वैसी भाषा को ही वह बोलने का क्या करने लगता है? प्रयास करने लगता है। ये सामान्यतः मौखिक कार्य की बातें हुई। मौखिक कार्य में आप एक बात देखें, कर्ण और जिह्वा की हम जो बात करे थे उसमें कानों द्वारा सुनना और मुख में जिह्वा द्वारा बोलना, ये दोनों ही संस्कृत भाषा शिक्षण के आधार हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि संस्कृत भाषा में सबसे पहले वार्ता, मौखिक कार्य आदि करवाए जाने चाहिए। मौखिक कार्य हेतु आप श्लोक पाठ करवा सकते हैं, अंत्याक्षरी करवा सकते हैं, वाद विवाद करवा सकते हैं आदि। ये जो प्रतियोगिताएं हैं इन प्रतियोगिताओं का हम आयोजन करवा सकते हैं। ये हो गया अपना कौन सा? मौखिक कार्य का सिद्धांत।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि कक्ष में शिक्षण के दौरान जितना स्वतंत्र वातावरण होगा, बालक सीखने हेतु उतने ही अधिक प्रेरित होंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आप ये ध्यान रख लें, नाम से ही पता चल रहा है। स्वतंत्र वातावरण के दौरान ही बालक जो है सीखने हेतु ज़्यादा अभिप्रेरित होते हैं। एक अध्यापक आता है कक्षों में और बालकों को डराता है, धमकाता है, उनके साथ दमनात्मक व्यवहार करता है, तो उसकी कक्षा में बालक सीख नहीं पाएंगे। और एक शिक्षक ऐसा है जो कक्ष में आकर के बालकों को स्वतंत्र वातावरण के साथ पढ़ाता है, अर्थात उनको विषय वस्तु पर विविध प्रश्नों उत्तर पूछने आदि की स्वतंत्रता देता है, उनको अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। तो उस शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है उसको बालक सहजता के साथ सीख लेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये है कि प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से दूसरे बालक से भिन्न होता है, इसलिए इसी आधार पर बालकों की मानसिक योग्यताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जिन इसी मानसिक योग्यताओं के आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कक्षा में कुछ कुछाग्र बुद्धि बालक हैं, कुछ सामान्य बुद्धि हैं, तो कुछ मंदबुद्धि बालक हैं। इसलिए शिक्षक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि बालकों की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित अलग अलग शिक्षण मालाएं तैयार करके फिर अभ्यास कार्य करवाना चाहिए, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो कुशाग्र बुद्धि बालक हैं उनको तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सामान्य बुद्धि जो बालक हैं उनका पथ प्रदर्शन होने लगेगा, और मंद बुद्धि बालक जो हैं वो पिछड़ने से बच जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण कार्य करवाया जाएगा वही सिद्धांत हो जाएगा अपना स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, बालकों की भाषाई योग्यता है वो समान नहीं होती है। प्रत्येक छात्र दूसरे छात्र से व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। कक्षा में उपस्थित छात्र की योग्यता, पूर्व ज्ञान, भाषा सीखने की प्रवृत्ति, उच्चारण शक्ति, संवेग, अर्थ ग्रहण की क्षमता, मानसिक एवं शारीरिक क्षमताएं आदि भिन्न भिन्न होती हैं। इसी आधार पर कक्षा में कुछ कुशाग्र बुद्धि बालक होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि बालक होते हैं, तो कुछ मंद बुद्धि बालक भी होते हैं। अगर बालकों में ये व्यक्तिगत भिन्नता है, इस आधार पर इस प्रकार के बालक पाए जाते हैं, तो छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो संस्कृत भाषा की सीखने की प्रवृत्ति को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि बालकों की भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण कार्य करवाए। अब ये भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य किस प्रकार करवाया जा सकता है, इसमें याद देंगे सभी छात्रों को समान समझकर शिक्षक तो शिक्षा देता है, किंतु भाषा एक ऐसा कौशल है जिस पर अधिकार करना छात्र की उसकी व्यक्तिगत भिन्नता जो है, व्यक्तिगत क्षमता जो है उसी पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत को अपनाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण, वर्तनी, व्याकरण संबंधी दोषों को दूर करके, निदान करके, उनका पता लगा करके उनके उपचार हेतु अलग अलग अभ्यासमालाएं तैयार करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, कुशाग्र बुद्धि बालकों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, सामान्य बुद्धि बालकों का पथ प्रदर्शन होने लगेगा, और जो मंद बुद्धि बालक हैं वे पिछड़ने से बच जाएंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आगे, शिक्षण का वातावरण कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र वातावरण क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र वातावरण में छात्रों की जिज्ञासा तेज हो जाती है और वे आत्म प्रकाशन के लिए अर्थात अपनी आत्माभिव्यक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्म प्रकाशन के द्वारा आत्माभिव्यक्ति वाद विवाद, चर्चा, वार्तालाप आदि के द्वारा इन रूपों में होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे अगला जो सिद्धांत अपना चयन एवं विभाजन का सिद्धांत। चयन एवं विभाजन का सिद्धांत है वो क्या कहता है, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि जो भाषा के पाठ होते हैं उन पाठों में जो कोई पाठ जो है ऋतुओं से संबंधित हो सकता है, कोई पाठ जो है महापुरुषों से संबंधित हो सकता है, कोई पाठ जो है अपन के त्योहार जो हैं उनसे संबंधित हो सकता है। आप ऐसे कोई पाठ हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, ऐसे हम बात करें इनसे संबंधित, तो पाठ भाषा के पाठों में ऋतुओं से संबंधित पाठ, महापुरुषों से संबंधित पाठ, त्योहारों से संबंधित पाठ आगे, पर्वों से संबंधित पाठ आगे, ऐसे जो पाठ हैं उन पाठों का शिक्षण कराते समय इस बात का, उनका चयन जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनसे संबंधित जो मास होते हैं उन्हीं में उन पाठों का चयन करते हुए फिर आप शिक्षण कार्य करवाएं। एक बात, विभाजन में आप ये करें कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को विभिन्न अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर लो, और यहाँ तक कि पाठ जो हैं उन पाठों को भी अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर लीजिए। जो गद्य पद्य से संबंधित जो बड़े पाठ हैं उनको आप हो सके तो अलग अलग 2-3 इकाइयों में बांट करके पढ़ाओ। यदि कहानियों के पाठ हैं हो सके तो कहानी को एक ही इकाई में पढ़ा देनी चाहिए, एक ही बैठक में पढ़ा देनी चाहिए, एक ही कालांश में पढ़ा देना चाहिए। और यदि कहानी ज़्यादा बड़ी हो तो आप ये ध्यान रखें
उस कहानी को हो सके तो एक इकाई अपने आप में पूर्ण हो जाए, लेकिन दूसरी इकाई को जानने के लिए बालकों में निरंतर जिज्ञासा बनी रहे। इस आधार पर पाठों का चयन और विभाजन करते हुए आप शिक्षण कार्य करवाएंगे तो बालक सहजता के साथ उस भाषा को सीख लेंगे। ध्यान दें, इस सिद्धांत के अंतर्गत संस्कृत शिक्षक जो है निर्धारित पाठ्यक्रम में से पाठों का चयन पर्वों, उत्सवों, मुख्य दिवसों, ऋतुओं, महापुरुषों आदि के आधार पर कर सकता है। पाठों का चयन कैसे करेगा? पर्वों के आधार पर, उत्सवों के आधार पर, मुख्य दिवसों के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, ठीक इसी प्रकार हम कहें इनके आधार पर जो है आप शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। ठीक है भाई, इस आधार पर आप पाठों का चयन करेंगे। वापस से ध्यान देंगे ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, एक पहले फिर से ध्यान दो, इसमें अपन ने ये कहा कि पाठों का चयन आप उसके पर्वों, उत्सवों, मुख्य ऋतुओं, दिवसों, त्योहार, महापुरुष आदि जो भी आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर हमें पाठों का चयन करते हुए शिक्षण कार्य कराना है। उसके बाद आगे जैसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, अपन उदाहरण लिया 15 अगस्त, 26 जनवरी, राष्ट्रीय पर्व आ गए, देशभक्त आ गया, महापुरुष आ गए आदि के पाठ जो है राष्ट्रीय पर्वों के आसपास पढ़ाए जाएं। आप इसी के प्रकार कहें, इसी प्रकार होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि से संबंधित पाठ हैं उसी मास में आप पढ़ाओ जिनसे संबंधित ये त्योहार आते हैं। विभाजन के सिद्धांत के अनुसार आप इस बात का ध्यान रखेंगे क्या कि पाठ को विभिन्न इकाइयों में विभाजित करते हुए समय विभाजित करते समय उसकी विषय वस्तु जो भी है उसकी विषय वस्तु के साथ संबद्ध होना चाहिए। जटिलता व सरलता को ध्यान में रखना चाहिए। अगर पाठ ज़्यादा जटिल हैं तो अधिक इकाइयों में विभाजित कर लिए, पाठ सरल हैं तो उसको कम इकाइयों में विभाजित करते हुए फिर आप उस पाठ का शिक्षण कराएंगे। इसी प्रकार हम बात करें, यदि कथा शिक्षण के पाठ आ जाएं, कहानी से संबंधित अगर कोई पाठ आ जाए तो हो सके तो एक ही इकाई में उसको पढ़ा देना चाहिए, और यदि अधिक इकाइयों में बांटना हो तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक इकाई अपने आप में पूर्ण हो जाए तथा दूसरी इकाई को जानने की इच्छा बालकों में बनी रहे। इस प्रकार इस कहानी के पाठ को जो है आप विभाजित करते हुए पढ़ाएंगे। तो ये जो अपना तरीका हुआ महापुरुषों आदि के आधार पर पाठों का चयन और अलग अलग विभाजों में उसका अलग अलग इकाइयों में उसका विभाजन, इस आधार पर आप जो कहेंगे वो अपना चयन एवं विभाजन का सिद्धांत होगा। उसके बाद आगे बात करें समवाय का सिद्धांत। देखिए, समवाय के सिद्धांत को सीधी भाषा में आप ये समझ लीजिए सामूहिकता का सिद्धांत, समूह बनाकर, मतलब भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उन शिक्षण सिद्धांतों के जो सकारात्मक पक्ष हैं उन सकारात्मक पक्षों को एक साथ प्रयोग में ला करके फिर भाषा शिक्षण कराना ही कौन सा सिद्धांत है? समवाय का सिद्धांत है। जैसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण स्वरूप यदि हम पढ़े तो जैसे किसी आप पद्य पाठ को पढ़ा रहे हैं और उस पद्य पाठ को पढ़ाते समय पढ़ाना तो हमें उस पाठ को ही विषय वस्तु है, लेकिन उस पाठ को पढ़ाते समय आप उसका कवि परिचय बता रहे हो, कवि का ग्रंथ परिचय है वो बता रहे हैं, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही होगी वो बता रहे हैं, उस पाठ से संबंधित कोई जैसे अपन हिमालय आदि के पाठ की बात करते हैं, कुमार संभव आदि में है तो उसकी भौगोलिक स्थिति आदि जो बता रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई कोई अंतः कथा सुना रहे हैं, कोई प्रसंग बता रहे हैं, इन सारे तत्वों को एक साथ प्रयोग में ला करके कवि परिचय, कवि ग्रंथ परिचय, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, आप अंतः कथा प्रसंग, इन सबको एक साथ प्रयोग में ला करके फिर आप उन्हीं के द्वारा भाषा शिक्षण करवा रहे हैं तो वह सिद्धांत माना जाएगा कौन सा? समवाय का सिद्धांत। तो ध्यान दें, समवाय का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षक जो है अपने शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए विषय वस्तु व कक्षा के स्तरानुसार विभिन्न सिद्धांतों के सकारात्मक पक्षों को एक साथ प्रयोग में लाता है। जैसे कोई भी उदाहरण ढूंढ लीजिए, आपने कहा किसी पद्य को पढ़ाते समय उससे संबंधित कवि परिचय, कवि ग्रंथ परिचय, उसका प्रसंग संदर्भ आदि की जानकारी देते हुए उसकी भौगोलिक परिस्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा अंतः कथा आदि का उल्लेख करते हुए जब बालकों को व्याकरण ज्ञान देते हुए उस पद्य को पढ़ाता है तो उस सिद्धांत को हम नाम देंगे कौन सा? समवाय का सिद्धांत। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बहुमुखी सिद्धांत। बहुमुखी सिद्धांत क्या है? जब शिक्षण कार्य करवाए जाते हैं तो जो उद्देश्य बनाए जाते हैं तो आप ऐसे समझिए किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ध्यान से सुनना,
एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं तो उस सिद्धांत को कहा जाता है कौन सा सिद्धांत? बहुमुखी सिद्धांत। और यहाँ से आपकी एग्जाम में प्रश्न आया था कि संस्कृत शिक्षण का प्रयास होना चाहिए, आंसर आया था बहुमुख। बहुमुख प्रकार से, अर्थात बहुमुख का मतलब बहुत सारे मुख ये नहीं है, यहाँ बहुमुख से मतलब है एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के किए गए प्रयास जो हैं, वही सिद्धांत कौन सा है? बहुमुखी सिद्धांत है। देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उस उद्देश्य से संबंधित सभी विषयों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात अनेक प्रकार के क्या करने चाहिए? प्रयत्न। जहां एक उद्देश्य की पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं, वही सिद्धांत कहलाता है कौन सा? बहुमुखी सिद्धांत। अनेक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कार्य होने चाहिए, ये भी हम इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार आप ऐसे कह सकते हैं संस्कृत शिक्षण जो है, ये जो है संस्कृत शिक्षण का जो कार्य है वह कैसा होना चाहिए? बहुमुख। तो आप याद रखें, इस बात को ये ध्यान रख लें, संस्कृत शिक्षण बहुमुख होना चाहिए, बहुमुख होना चाहिए। अब अगला जो अपना सिद्धांत है भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत ये सामान्य सा सिद्धांत क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो मूल पाठ होता है उस मूल पाठ का शिक्षक स्वयं पहले सहस्वर वाचन करता है, सहस्वर वाचन करने के बाद छात्रों से वाचन करवाता है। जब छात्र उस पाठ का वाचन कर लेते हैं तो उनके मन में बहुत सारे जो भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थ ग्रहण करने के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति का अवसर बालकों को देना ही कौन सा सिद्धांत है? भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत है। नॉर्मल सी बात है, ध्यान दें। इस पाठ के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक मूल पाठ का सहस्वर वाचन करता है। पहले शिक्षक वाचन करता है, उसके बाद शिक्षक के भावों के अनुसार ही छात्र जो हैं वो भी वाचन करते हैं। छात्रों को भावों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए इस सिद्धांत के अंतर्गत। मतलब ये हो गया कि जब छात्र वाचन करते हैं और वाचन करने से उनके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं विचारों की भावाभिव्यक्ति जो है वो बालकों को प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यही सिद्धांत कौन सा है? भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत है। अब जैसे वो अभिव्यक्ति कैसे करवा सकते हो? लेख लिखकर अभिव्यक्ति करवाई जा सकते हैं, संभाषण द्वारा अभिव्यक्ति करवाई जा सकती है, गीत गाकर के अभिव्यक्ति करवाई जा सकती है, तर्क वितर्क आदि के माध्यम से भी बालकों से भावों की अभिव्यक्ति करवाई जा सकती है। इस प्रकार इन सब का बालकों को क्या प्रदान करना चाहिए? अवसर प्रदान करना चाहिए। यही जो अपना सिद्धांत है वह कौन सा है? भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अंत में एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत। एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत का मतलब यह है कि जैसे भाषा सीखने में आप भाषा के दो रूप बता रहे हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसी आधार पर भाषा में हम कहें मौखिक कार्य और लिखित कार्य होते हैं। तो एकता एवं सहभागिता का मतलब से, एकता का मतलब तो आप ये समझ लीजिए, शिक्षण के दौरान छात्रों में एकता की भावना होनी चाहिए और जो विभिन्न हम जो गतिविधियां पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित करते हैं उनमें छात्रों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। एक हम तो ये, दूसरा ये मौखिक कार्य और लिखित कार्य जो हैं वो बालकों के साथ साथ होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रख लेना। बस देखिए, शिक्षण के समय सभी प्रकार के बालकों की सहभागिता होनी चाहिए, इसमें सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, सभी प्रकार के बालक होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, शिक्षण के साथ साथ विविध सह शैक्षिक गतिविधियों में भी छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए। तीसरी बात, सभी विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए मौखिक कार्य और लिखित कार्य जो हैं वे भी कैसे होने चाहिए? साथ साथ। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना। इस सिद्धांत में मौखिक कार्य व लिखित कार्य साथ साथ कौन से सिद्धांत के अंतर्गत होते हैं? एकता एवं सहभागिता के सिद्धांत के अंतर्गत। तो देखिए, अपन ने ये जो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत पढ़े हैं, इनमें सामान्यतः जो प्रश्न आपके आते हैं वो इस रूप में आते हैं कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। एक तो इस तरीके का प्रश्न होता है और एक सामान्यतः जो अपन ने प्रक्रियाएं पढ़ी हैं उन प्रक्रियाओं में से प्रश्न आता है। जैसे कि प्रश्न आया था, एक तो पिनसेट महोदय का प्रश्न दे करके पूछा था कि जब तक छात्रों की सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का कार्य सर्वोत्तम नहीं होगा था। किसका कथन है? पिनसेट का। एक रुचि के सिद्धांत में आया था ये बात। एक क्या था?
अपन की पहले मौखिक कार्य फिर लिखित कार्य कौन से सिद्धांत के अंतर्गत होता है? आंसर आया था क्रमकेय सिद्धांत के अंतर्गत। इसी प्रकार एक आया था क्रियाशील सिद्धांत, किस सिद्धांत को कहते हैं? अभ्यास के सिद्धांत को। इसी प्रकार प्रश्न आया था, जैसे हम बात करें श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग कौन से सिद्धांत में होता है? आंसर आया था रुचि का सिद्धांत। इसी प्रकार के मानसिक विकास तीव्र गति कौन से सिद्धांत में होता है? सक्रियता के सिद्धांत में। तो ये सामान्य से जो इस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ अपना ये जो भाषा शिक्षण शास्त्र वाला दूसरा जो पार्ट था, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, वह कंप्लीट होता है। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।